भाटिया जिस मकान में लेकर उन दोनों को गया था, उसकी सीढ़ियों पर जगह जगह पान की पिचकारी के धब्बे दीवारों और सीढ़ियों पर जगह जगह दिखलाई पड़ रहे थे। उन सीढ़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों जैसे दिल्ली की बदनाम गलियों के बदनाम कोठों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। भुवन ने आनंद की तरफ देखकर बुरा सा मुंह बनाया। भाटिया किसी कुशल शिकारी की तरह से अपने शिकार की असहजता को भांप चुका था। मकान मालिक कुछ ही दिनों में यहाँ पुताई का काम करवाने वाला है, फिर सब कुछ चकाचक हो जाएगा। अब दिन भर लौंडो लफाड़ों का आना जाना लगा रहता है। अब लोगों को रहने का सलीका ही नहीं है, जहां मर्जी थूको और जहां मर्जी मुंह तो। यही जरूरत से ज्यादा आजादी है अपने देश में। भाटिया जी ने इस समस्या को राष्ट्र समस्या के साथ साथ सामाजिक समस्या से भी लगे हाथों जोड़ दिया था। बातों बातों में तीसरी मंजिल पर बनी हुई एक बरसाती के सामने ले जाकर उन दोनों को खड़ा कर दिया। बरसाती के ऊपर 3 टप्पर की छत थी। आनंद और भुवन ने जाकर अंदर देखा तो जमाने भर का कबाड़ वहां जमा करके रखा हुआ था। इस कबाड़ खाने में रहकर पढ़ाई हो पाएगी क्या भाटिया जी? आनंद ने नाराजगी भरे स्वर में कहा। रहने से पहले पूरी बरसाती की सफाई करवा देंगे। किराया भी बहुत कम है, सिर्फ 2500 रुपए। लेटरिन बाथरूम नीचे वाली मंजिल पर बना हुआ है। यहाँ किसी की कोई दखलंदाजी नहीं। आराम से अपनी पढ़ाई करो। इतने कम पैसों में इससे अच्छी जगह नहीं मिलने वाली मुखर्जी नगर में। भाटिया ने उन लोगों को समझाया। इस 6 गज की जगह के 2500 रुपए क्यों परदेसियों को लूटने पर लगे हो भाटिया जी? हमारे भजनपुरा में चलिए, 2500 किचन लेटरिन बाथरूम के साथ पूरा सेट मिल जाएगा। आनंद ने कुपित स्वर में बोला। यह मुखर्जी नगर का मेन इलाका है। सारी जरूरत की चीजें नीचे उतरते इस चंद कदम पर मिल जाती है। अब थोड़ा सा दूर के इलाके में थोड़े से सस्ते में भी मिल जाएंगे, लेकिन आना तो रोज कोचिंग के लिए इधर ही पड़ेगा। फिर देते रहना रोजाना 20-30 रुपया रिक्शा वाला को। भाटिया जी ने तुरंत पास और दूर के नफे नुकसान समझाते हुए बोला। लेकिन इस गंदगी में रहकर तो ये वैसे ही बीमार पड़ जाएगा। फिर दफा दारू का पैसा भरते रहिए। कोई ढंग का कमरा दिखा दीजिए। आनंद को वो बरसाती और वो मकान पसंद ही नहीं आया था। चलो भैया, एक मकान और है मेरे पास, उसे भी दिखा देता हूँ। लेकिन भैया थोड़ा महंगा है। सिंगल कमरे यहाँ महंगे ही मिलेंगे। शेयरिंग में कमरा ले लो, महीने का ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपया हिस्से में आएगा। भाटिया जी ने समझाते हुए कहा। ठीक है, पहले दिखाइए तो सही, फिर देखते हैं। आनंद ने वापस उन गंदगी से बजबजाती सीढ़ियों में कदम रखते हुए कहा। भाटिया जी भी अब बेमन से उसके पीछे चल दिए। इस बार 4थी मंजिल तक चढ़ते हुए सभी लोग हाँफ चुके थे। भाटिया साहब की रंगे हुए बालों की नकली जवानी तो इस वक्त सीढ़ियों की रेलिंग पकड़े हुए बेतहाशा हाँफ रही थी। तभी छत पर से एक जनाना आवाज सभी के कानों में पड़ी। क्यों अंकल, नया मुर्गा फंसा लाए हो? भाटिया साहब शायद पहले से उस आवाज की मालकिन को जानते थे, इसलिए उन्होंने उसकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन भुवन और आनंद उस आवाज की दिशा में देखने का लोभ छोड़ न सके थे। एक तीखे नैन नक्श वाली लड़की एक निक्कर और एक आधी बाजू की स्लीव में कुटिल मुस्कान के साथ उन्हीं की ओर देख रही थी। आप भी यहीं छत पर रहती हैं? भुवन ने तो नहीं, लेकिन आनंद ने उस बिल्लौरी कन्या से जरूर पूछ डाला था। अकेली मत समझना, हम 3 लड़कियां रहती हैं यहाँ। बाकी दोनों अभी कोचिंग क्लास में गई हुई हैं। बस 2 घंटे में आ जाएंगी। अगर सालियों का कोई मस्ती करने का मूड नहीं हुआ तो। इतना बोलते ही उस बिल्लौरी ने अपनी निक्कर की जेब से एक सिगरेट का पैकेट निकाला और अपनी जेब में माचिस ढूंढने लगी। माचिस है क्या तुम्हारे पास? उस लड़की ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। अब भुवन बाबू की जबान को तब से ही ताला पड़ा हुआ था जब से उन्होंने मुखर्जी नगर के उस इलाके में कदम रखा था। लेकिन आनंद ने जरूर बिना बोले ही इनकार में सर हिला दिया था। कोई वांदा नहीं, अपने पास इसमें आग लगाने के लिए और भी बहुत जुगाड़ है। ये बोलकर वो बिल्लौरी कन्या किचन के अंदर गई और गैस जलाने के लाइटर से पहले चूल्हे को जलाया और फिर अपने मुंह में सिगरेट को दबाकर अपने सिर को उस चूल्हे पर झुकाया। फिर एक सांस खींचते हुए सिगरेट को सुलगाया और फिर गैस बंद करके वापस कश खींचते हुए बाहर आकर उन लोगों के पास खड़ी हो गई। आप तो कह रहे थे कि छत पर कोई नहीं रहता है, बिल्कुल एकांत मिलेगा और पढ़ने के लिए शांत वातावरण भी। आनंद ने शिकायती नजरों से भाटिया की तरफ देखा। भाई, मुखर्जी नगर में एकांत का मतलब यही है कि आपके खुद के कमरे में किसी और की दखलंदाजी नहीं होगी। ये दिल्ली की वो जगह है जहां लोगों ने अपने घर की परछत्तियां तक किराए पे दी हुई हैं। भाटिया ने तुरंत आनंद की बात का तोड़ ढूंढ लिया था। ये सामने वाला ही कमरा है क्या? आनंद ने उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछा। लेकिन आनंद से पहले ही भाटिया ने दौड़कर उस कमरे के दरवाजे को खोल दिया। कमरे में एक लकड़ी का सिंगल बेड पहले से ही बिछा हुआ था और साथ में रसोई का सामान और ढेर सारी किताबें रखी हुई थी। लो जी,
तुम्हारे कम से कम 2000 रुपए का खर्च तो बेड खरीदने का बच गया, ये तो पहले से बिछा हुआ मिल गया जी तुम्हें। भाटिया ने खींचे निपोरते हुए कहा। इसका महीने का किराया तो नहीं लगेगा ना? आनंद ने तंज भरी निगाहों से भाटिया की ओर देखते हुए पूछा। कैसी गल्ल कर रहे हो तुसी बादशाह, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। भाटिया ने खिसियाई हंसी हंसते हुए कहा। लेकिन इस कमरे में तो पहले से कोई रह रहा है। भुवन ने कमरे में निगाह दौड़ाते हुए कहा। मैंने बोला था कि शेयरिंग में कमरा है, यहाँ शेयरिंग में ही कमरा सस्ता मिलता है। अब साथ में ही देख लो, 3 लड़कियां एक साथ रहती हैं। भाटिया ने उन्हें उदाहरण के साथ समझाया। इसके साथ रसोई नहीं होगी खाना बनाने के लिए? सभी सवाल आनंद ही पूछ रहा था। नहीं, खाना तो यहीं कमरे में बनाना होगा। भाटिया ने रसोई के बारे में साफगोई से बोला। बोल भाई भुवन, तुम्हें पसंद हो तो बोलो। रहना तो तुम्हें है यहाँ, अड़ोस पड़ोस भी थोड़ा सा रंगीन और थोड़ा सा संगीन है, तेरा दिल भी लगा रहेगा यहाँ। आनंद ने मुस्कुराते हुए भुवन से फुसफुसाते हुए पूछा। ठीक है, अब हम कमरे के अच्छे बुरे के बारे में क्या जाने भैया, हम तो अभी तक खपरेल में ही ना रहे हैं, मैं तो सब अच्छा ही लग रहा है। भुवन ने अपने मन की बात बोली। भुवन ने देखा कि वो लड़की अब छत की रेलिंग से नीचे झांकते हुए सिगरेट के कश मार रही है। भुवन की हैरानगी अब लुप्त हो चुकी थी। अपने टोले में भी उसने कई औरतों को बीड़ी तंबाकू फूंकते हुए अनेकों बार देखा था। ठीक है भाटिया साहब, हम ये कमरा ले लेते हैं, बाकी सारी बातें तो हमारे बीच में हो ही चुकी हैं। आनंद ने भाटिया साहब को बोला। बड़े खुशनसीब इंसान हो भैया, जो मुखर्जी नगर में कदम रखते तुम्हें रहने का ठिकाना मिल गया। लोग इसीलिए भाटिया को याद करते हैं। भाटिया ने फिर से अपनी तारीफ खुद ही करनी शुरू कर दी। इस कमरे में शेयरिंग में 2000 रुपए एक आदमी का लेते हैं, और मकान मालिक अभी इसमें एक आदमी और रख सकता है, ये पहले से बता रहे हैं। भाटिया ने अब बात को खोल कर समझाया। ठीक है, बिहार के लोग घर से ही इसकी ट्रेनिंग लेकर आते हैं, और बिहार के लोगों ने दिल्ली वालों को सिखाया है कि एक ही कमरे में कैसे रेलगाड़ी की जनरल बोगी की तरह आदमियों को ठूस कर पैसा कमाया जाता है। आनंद की तंज भरी बात सुनकर भाटिया बस खींचे निपोर कर रह गया। भुवन, पैसे लाए हो तो आज ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, फिर कल से यहाँ आकर रहना शुरू कर देते हैं। आनंद ने भुवन से अपनी ठेठ भोजपुरी भाषा में पूछा। अभी एटीएम से निकाल कर दे देते हैं, पूछ लो टोटल कितना हुआ। भुवन ने आनंद से बोला। तो अब तुम रहोगे यहाँ? शक्ल सूरत से तो शरीफ लगते हो, लेकिन यहाँ की बुरी संगत से बचकर रहना, और इस इलाके की हवा से जरा बचकर रहना। अगर उस हवा के साथ तुम भी उड़ने लगे तो इसी मुखर्जी नगर की गलियों में कब खो जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और अगर उस हवा से बचकर रहोगे तो जो बनने की सोच कर आए हो वो बन जाओगे। ये इस प्रीति की करोड़ों रुपए की सलाह है जो मैं तुझे मुफ्त में दे रही हूँ। उस लड़की ने अपना नाम खुद ही बता दिया था। जी दीदी, समझ गए। भुवन ने पहली बार किसी शहरी लड़की को कोई जवाब दिया था, लेकिन खुद के लिए दीदी का संबोधन सुनकर प्रीति ने बुरा सा मुंह बनाया। अबे घोचू, तुझे क्या मैं दीदी टाइप मटेरियल लग रही हूँ? सुन, साफ सफाई का खास ध्यान रखियो, और बाथरूम में हम लड़कियों की ब्रा पैंटी पड़ी रहती है, उनसे जरा दूर ही रहियो। ये बोलकर वो सिगरेट का आखिरी कश मारकर सिगरेट को वहीं रेलिंग पर रगड़कर नीचे हवा में छितरा चुकी थी। उसके बाद प्रीति उन लोगों की तरफ देखे बिना ही अपने कमरे में घुस गई। भुवन की समझ में उसकी आधी बातें आई थी और आधी उसके सिर के ऊपर से निकल गई थी, लेकिन उसे एक बात जरूर समझ में आ गई थी कि शहर की लड़कियों को दीदी पुकारा जाना बहुत बुरा लगता है। इसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत देना, ये थोड़ी सी हिली हुई है, 2 साल से लगातार फेल हो रही है, इसलिए थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई, नहीं तो लड़की तो बहुत अच्छी है। भाटिया ने उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला। मैं समझ सकता हूं, लगता है इन्हें भी ये कमरा तुम्ही ने दिलवाया है। आनंद ने भाटिया से पूछा। इस बिल्डिंग के सभी कमरे मैंने ही किराए पे चढ़वाए हैं, इसलिए इस बिल्डिंग का मालिक मुझे बहुत मानता है। भाटिया ने गर्व भरे स्वर में कहा। चलिए भाटिया साहब, फिर बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। आनंद ने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। बस तुसी किराए के और मेरी मेहनत के पैसे दे जाओ। एग्रीमेंट बनने में तो 1-2 दिन का समय लगेगा, उसके लिए अपना आधार कार्ड की एक कॉपी दे देना जी। इसके बाद आप चाहें आज शाम से यहाँ कर रहने लग जाओ। भाटिया ने जीने उतरते हुए आनंद को बोला। ठीक है भाटिया साहब, हम अभी एटीएम से पैसे निकाल कर और ताला खरीद कर आपके पास आपके ऑफिस में आ रहे हैं। ये बोलते हुए आनंद तेजी से भुवन के साथ सीढ़ियां उतरता चला गया।